धर्म पे फालतू चर्चा। हमारे यहाँ तो नॉर्थ में तो जाट जुट तो करते नहीं है फालतू, ये तो अपना दादा खेड़ा और माता ही पूजते हैं। अब नए वाले हुए हैं थोड़े से हिंदू, नहीं तो सारे आदमी थे। मैं कह रहा हूँ कि आरएसएस की स्थापना देश को बर्बाद करने के लिए हुई थी। उसी टाइम अमेरिका ने आरएसएस को आतंकी संगठन घोषित किया था, जो ना अपने खर्चे का हिसाब देता है, ना अपने आमदनी का ब्यौरा देता है और ना ही रजिस्टर्ड है। तो जैसे ISIS है, इसी तरह से है। धोखा दिया हो किसी को, चीट करके कुछ कहा हो, हमने कोई झूठा प्रॉमिस किया हो, भी नहीं। वो भाई कह रहा है पंचायत में बोल रहा था कि वादा किया था। एक आदमी बता दे वादा किया था कि भाई मैं गारंटी लेता हूं या मैं ठेकेदार हूं या मैं ऐसे कर रहा हूं, बताओ कभी किया हो? सब कुछ ऑनलाइन पड़ा है, जितनी बात बोली है सारी ऑनलाइन बोली है। हरामी मतलब इतने कुत्ते के बीज है साले कि मैनिपुलेट करते हैं बातों को सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आदमी उनका फोन नहीं उठाता, बस इसलिए। जैसे इतना मेहनत करने वाले आदमी को ये लोग बोल देते तू कौन? अबे तू आया कल भाई। पॉलिटिकल पार्टी के आदमी का सवाल सेम मिलेगा क्योंकि एक ही क्लास से पढ़ के आते हैं। आरएसएस का आदमी का खासियत क्या देखो, कमाल की बात है, गजब, इतना अल्टीमेट उसकी ट्रेनिंग है। जब तक वो देख रहा है कि इससे आरएसएस को या बीजेपी को कोई खतरा नहीं है, तब तक वो बड़े प्यार से पार्टिसिपेट करेगा, गर्दन हिलाएगा, चैन से सुनेगा। और जैसे ही ये बात में ये सेंस आने लगेगी कि ये सरकार के विरोध हो गया या मोदी के खिलाफ हो गया या बीजेपी के खिलाफ हो गया, अच्छा तो आप क्या करने के लिए आए हो? अच्छा आप करोगे ये, ठीक है। अरे नहीं हम नहीं, आप हम करें, अच्छा हम करेंगे ना, तो फिर तुम किस लिए आए हो गाँव में? हम अपने आप कर लेंगे। क्योंकि उसको ट्रेंड किया गया है बात कि एक लाइन से आगे इसको बढ़ने नहीं देना है, पहली लाइन पर काटना सिखाया है ताकि सामने वाले का मनोबल गिरे। पहले एक बार जनता को पता लगे कि शिक्षा व्यवस्था में यह गड़बड़ हो रही है। माँ बाप की तरफ से राष्ट्रपति को सेवा में माननीय राष्ट्रपति महोदय, विषय है याददाश्त और नंबर आधारित शिक्षा में बदलाव लाकर टैलेंट आधारित शिक्षा प्रणाली लाने बारे। आज हमारे आसपास शिक्षण संस्थान कम और व्यवसायिक केंद्र अधिक खुले हुए हैं, जिनकी वजह से समाज में बहुत भयावह स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। प्राइवेट स्कूलों के वृक्षों तले सरकारी स्कूल की जड़ें जल रही हैं। चूंकि हर जगह व्यवस्था को इंसान ही संभाल रहे हैं, तो जितने भी प्राइवेट संस्थान है, क्या सरकार उतने ही स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थानों का प्रबंध नहीं कर सकती? जनता सरकार मोर्चा को बताओ, हम तुमको वैसा टैलेंटेड आदमी देंगे जो स्कूल को अच्छे से संभाल लेगा, बल्कि प्राइवेट से भी अच्छे संभाल लेगा। हमारे पास ट्रेंड लोगों की कमी नहीं है। प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों की महंगी फीस ने जहां भाईचारे को समाप्त किया है, वहीं आपसी होड़ को बहुत बढ़ा दिया है। परस्पर सहयोग की भावना से सब दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से परिस्थितियां बेहद भयावह होती जा रही हैं। युवा वर्ग नशे, तनाव और आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहा है। कि गांव में उच्च स्तरीय शिक्षा की बहुत कमी है। हाई स्कूल तक या सीनियर सेकेंडरी तक मैक्सिमम स्कूल है, उसके बाद उसको कॉलेज के लिए शहर ही जाना पड़ता है। यहाँ ना ही कॉलेज है और ना ही रोजगार। हर बात के लिए गांव को शहर के मुंह की तरफ देखना पड़ रहा है। जब सुविधाओं का बंटवारा होता है तो गांव के हिस्से असल में कुछ नहीं आता। क्या उच्चतर शिक्षा पर सिर्फ शहर के और अमीर माँ बाप के बच्चों का ही अधिकार है? हम प्राइवेट संस्थाओं के विरुद्ध नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी संस्थान को स्वेच्छा से चुने, ना कि धन या शिक्षा की गुणात्मक तुलना की मजबूरी में। जबकि यह सरकार का दायित्व होना चाहिए कि कोई भी 18 साल का वयस्क अपने माता पिता पर निर्भर ना रहे। आज हमारे बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं फील कर रहे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इतना पढ़ने के बाद भी, अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी अगर वो बेरोजगार है, तो ऐसे में वो कहाँ जाएं? गांव के पास किस चीज की कमी है? सरकार जो उद्योगपति का ऋण माफ कर रही है वो हमारा दिया हुआ, सरकार जो तनख्वाह दे रही है हमारा दिया हुआ। 60% गांव की आबादी है, 40% शहर की आबादी है। 60% गांव का आदमी सारे टैक्स कलेक्शन में करीब करीब 80% योगदान देता है। अभी बजट आएगा, अभी आप आ चुका तो देख लेना एक बार खोल करके। उस सारे टैक्स का कलेक्शन किसने दिया? गांव ने दिया 80%। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 80% शहर को जाता है। गांव का आदमी ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, गांव का आदमी ज्यादा बीमार है, गांव का आदमी पढ़ाई पर ज्यादा खर्च कर रहा है, गांव का आदमी पढ़ाई की ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा खर्च कर रहा है, नौकरी ढूंढने में भी गांव का आदमी ज्यादा खर्च कर रहा है। अरबों रुपए का तो फॉर्म भर रहा है गांव का आदमी। केएमपी का जो ठेका है वो जी न्यूज का जो मालिक है सुभाष चंद्रा के नाम पर है। वो विकास बता रहा था 5-6 हजार करोड़ का था उसका, वो रोड का। हाँ, और वो सारा उसका माफ भी हो गया, लेकिन उसने जो काम कराया था नीचे छोटे ठेकेदारों से, उसको उसका पैसा भी नहीं दिया। मैं कहता हूँ ज्यादा अच्छा खाओगे, शुद्ध खाओगे, खुश रहेंगे, दोस्ती बनेगी, समाज बनेगा, क्राइम नहीं होगा, नशा नहीं होगा, 80 ठट्ठा टाइम ही टाइम। ब्याह शादी में जाने के लिए 3 दिन जाना है, 3 दिन जाना है। नौकरी में तो कुछ भी नहीं बनेगा ना। तो बहुत सारा पैसा, मतलब इतना अंधाधुंध 20-20 करोड़ रुपया खर्च होता है बोरियां भर के। गरीब इलाके में जो उन गरीबों का ठेकेदार होता है एकादा, उसके घर में बोरी ऐसे खाली की जाती है। बोल कितना पैसा चाहिए तुझे? वो बोलता है इतना पैसा चाहिए, इतनी दारू की पेटी चाहिए, इतना ये चाहिए, ये वोट कर पर। तो ये थोड़ी कह रहा है कि तुमको हमारी ही माननी पड़ेगी। ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुमको हमारे पीछे चलना पड़ेगा या हमारे पीछे, या जो आप जा रहे हो तो आपको आप थोड़ी कहो। आपने यही कहना है, हमारी मानना कोई जरूरी नहीं है, काम होना चाहिए। बताओ क्या होना चाहिए, तुम बता दो तुम क्या होना चाहिए, करेंगे। लेकिन तुम जस्टिफाई कर दो, नहीं तो हम करेंगे जस्टिफाई। भाई या तो तुम मान लो या मनवा लो, जो सबके भले में हो वो करेंगे।
तुम सिर्फ ये बताओ इससे इसका नुकसान है, हम उसमें से वो क्लॉज निकाल देंगे। भाई जब हमने ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जिसमें किसी का भी नुकसान नहीं है, फिर क्या नुकसान है उसको करने में? उसमें दिक्कत क्या है? सिर्फ पॉलिटिक्स बीच में आ रही है तो वो गांव अपने आप देख लेगा। फिर ऐसे लोगों को तो फिर वो देख लेंगे, अच्छा ये हरामी ऐसा कर रहा था, ये हरामी ऐसा बोल रहा था, इसने उन लोगों को, आपको एक दो बार विरोध करना, सामना करना पड़ सकता है, एक दो बार ही ना, वो पक्का है, वो होगा। वो तो जी हमने वहाँ देखा है ना, गांव में 23 मार्च के कार्यक्रम में जब गांव जा रहे थे, तो हरियाणा में वहाँ जब गांव में गए हम एक में, तो जब उनको सारी बात बताई कि भाई ये कैमरा आपके लिए नहीं है, मोबाइल फ़ोन ये है, आधार कार्ड ये है, और जी ये दवाई लग रही है, बच्चों को ये गोलियाँ दी, जो सारी बात जब उनको बताई, उनकी समझ में आई, तो वो जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी वहाँ पदाधिकारी बैठे थे, उन्होंने ये कहा, बुजुर्ग थे वो, कि भाई फिर इसका मतलब तो ये है कि अब हमें लठ ठाना पड़ा। बोला फिर हम कुछ नहीं देखने के, जब बात हमारी गर्दन पर ही आ रही है तो लठ ठाला या कैमरा पैमरा कुछ नहीं बचने का। लेकिन ये बात कह पाएगा सिर्फ खानदानी आदमी जी। और भाजपा में जो आपने बोला ना, वो नया भाजपा में शामिल हुआ। हाँ। अगर वो आरएसएस के थ्रू आया तो वो खानदानी नहीं है, उसको तो बीज ही नहीं मिलना आपको। वो तो ट्रेन कर दिया गया। जो प्रचारक है वो तो कुंवारे रांडे होते हैं, उनको तो बीज होता ही नहीं, उनको तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना नहीं, उनको तो देश नाश के लिए ही खड़ा किया गया है। क्यों जी? बिल्कुल। तो उनका तो पर्पस ही सत्यानाश के लिए, उनको बनाया ही इसलिए था, इसका तो गठन ही ऐसे। तो अभी जो है ये नए बीजेपी में जुड़े हैं, सत्ता देख करके कि चलो गांव का कुछ भला हो जाए, ऐसा हो जाए। उनको पता है जिस दिन ऑप्शन दिखाई देगा वो वहां से निकलने वाले सबसे पहले आदमी होंगे। तो अभी क्या हुआ कि हमने पूछ लिया उससे कि और बताओ कौन करेगा। ये वो सवाल हैं जो 23 मार्च में अलग टाइप के सवाल थे जी, और उनके जवाब वो वही सेम सवाल पूछेंगे वो आपसे एग्जैक्ट, या आपको सब सवाल आओगे तो सेम जवाब आएंगे। हमने आपको एजुकेशन की ट्रेनिंग में बताया हुआ है, इस टाइप का आदमी ये सवाल पूछता है, इस टाइप का आदमी ऐसे करता है, इस टाइप का ऐसे करता है। सारे टाइप के आदमियों के सवाल आपको मालूम हो तो सारे टाइप के आदमियों का जवाब आपको मालूम हो, बात खत्म। टाइप का सवाल सेम मिलेगा, डिट्टो, बिल्कुल एकदम वो उसी तरीके से। पॉलिटिकल पार्टी के आदमी का सवाल सेम मिलेगा क्योंकि एक ही क्लास से पढ़ के आते हैं, सेम सवाल आएगा। आरएसएस का आदमी का खासियत क्या देखो, कमाल की बात है, गजब, इतना अल्टीमेट उसकी ट्रेनिंग है। उसने देख लिया, अगर भांप लिया, जब तक वो देख रहा है कि इससे भांपने से आरएसएस को या बीजेपी को कोई खतरा नहीं है, तब तक वो बड़े प्यार से पार्टिसिपेट करेगा, गर्दन हिलाएगा, चैन से सुनेगा। और जैसे ही ये बात में ये सेंस आने लगेगी कि ये सरकार के विरोध हो गया या मोदी के खिलाफ हो गया या बीजेपी के खिलाफ हो गया, अच्छा तो आप क्या करने के लिए आए हो? अच्छा आप करोगे ये, ठीक है, अरे नहीं हम नहीं, आप हम करें, अच्छा हम करेंगे ना, तो फिर तुम किस लिए आए हो गाँव में, हम अपने आप कर लेंगे। अरे नहीं मैं बात समझाना था, तुम हमको समझाओगे। अरे भाई बात तो सुन, अरे क्या बात सुन ले, तुम कह रहे हो कि हमने करना है, तो मतलब तुम कहना क्या चाहते हो कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, पहले वाली ने सत्यानाश कर दिया था। अरे मैं पहले वाले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं वो भी चोर थे ये। अच्छा तुम चोरों को दोबारा से लाने की बात कर रहे हो, विकल्प क्या पहले ये बताओ, ईमानदार आदमी लेके आओ, इससे ईमानदार आदमी। अरे वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके गाँव की व्यवस्था, हमारे गाँव की व्यवस्था की आपको क्या पड़ी हुई है? अब मुझे नहीं पड़ी हुई, मैं तो सिर्फ बात करने आऊँ। सिर्फ बात करने से क्या होगा, व्यवस्था ठीक करने से होगी। अरे भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ यार, मतलब तुम सुन ही नहीं रहे हो यार, मैं क्या करूं बताओ भाई, कम से कम सुन तो लो। यहां भी आपको आना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि उसको ट्रेंड किया गया है बात की एक लाइन से आगे इसको बढ़ने नहीं देना है। किसी वो इधर जान, मैं इधर वाली बात कहूंगा तो भी पहली लाइन पे काटो, दूसरी बात कहूं उसको भी पहली लाइन पे काटो, इस पे कहूं तो भी पहली लाइन पे। उसको पहली लाइन पर काटना सिखाया है ताकि सामने वाले का मनोबल गिरे। अपने को क्या करना है, इतने सारे लोगों में से एक ही तो पॉइंट आउट करना है। अब आपको देखना है कि वहां आपकी हैसियत क्या है। यदि आप 2 जने गए हो, ठीक है भाई गांव आपका है, नई बात क्यों पंगे लेना, क्यों गांव उनका है भाई। हम तो काम करने, हम तो कुछ सीखने या कुछ बताने या बात करने के लिए आए थे, हम बहस करने के लिए नहीं आए थे, हम चर्चा करने के लिए आए थे, हम बहस करने के लिए नहीं आए थे। यदि आपको बुलाने वाला कोई वहां का लोकल आदमी है तो वो कमान अपने आप संभाल लेगा। ओए तुझको नहीं सुनना तो बाहर निकल वो उसी को बोल देगा, क्योंकि वो उनकी बकवास से पहले से ही परेशान है।
अगर आपको बुलाया किसी ने, जनता सरकार मोर्चा वाले आदमी को बुलाया, तो समझो जमीर जिंदा बोल रहा है, परिवर्तन की बात कर रहा है और वो व्यवस्था से दुखी है ऑलरेडी, तो वो ऐसा बोलने वाले को अपने आप कंट्रोल कर लेगा, उसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग बोल करके उसको हैंडल कर सकते हो। अदरवाइज आपने जोर से नहीं बोलना है, बहस बिल्कुल नहीं करनी है। मैं कह रहा हूं कि आरएसएस की स्थापना देश को बर्बाद करने के लिए हुई थी, आपने जाकर नहीं कहना है, क्योंकि मैंने अपने शुरुआत के बोलने के दौर में नागपुर में जाके ये लाइन बोल दी, रायपुर में बोल दी, उधर सारे आरएसएस वाले बैठे थे, ओ क्या महाभारत हुई थी। जी जी कल्पना करो आप, वो तो बाय चांस हमारे साथ में ऐसा व्यक्ति था जो दवे तो मोहन भागवत को जाके मेरा नाम ले देना, साले की पैंट गीली ना हो जाए तो बताना, जो हाफ पैंट है उसको, ऐसे बोलता वो। उनके परिवार के मतलब पूरे शहर में, पूरे नागपुर में पुतले लगे हो उस परिवार का आदमी, वो बोलता है उसके सामने रहता हूँ, अकेला आदमी हूँ जो उससे आंख में आंख डाल के उसकी सारी सच्चाई को जानता है कि वो कैसे नाच सकते है, एक एक पॉइंट को जानता है, बता देना उसको जाके, फिर चुप हो जाओ जाकर के। अगर ऐसा आदमी ना हो तो अपनी तो हो गई। वो आया है ऐसा आदमी, ऐसा नहीं कि वहीं पे था वो, तो वो फिर बाद में पता चलता है, मैं कहा यार ये लोगों को, हम लोगों को तो कुछ सच्चाई नहीं पता है, अब हमको ऊपर ऊपर से बोल दिया यार इसका नाश करने के लिए लाया गया था, कह दिया। अब वो बोले, उसने मुझसे पूछ लिया, उसने सवाल, आरएसएस के बारे में आपको क्या ख्याल है? मैंने कहा कौन सा आरएसएस? राष्ट्रीय समलैंगिक संघ। बोला आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हम लोग का एक ऑब्जर्वेशन हमारी इनकी भी है। तो बोला कि क्या ख्याल है? मैं कहा नहीं पूछो तो ठीक है यार, अभी अमेरिका ने, उसी टाइम अमेरिका ने आरएसएस को आतंकी संगठन घोषित किया था। अमेरिका ने एक बार अपने डिक्लेयर किया था कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है जो ना अपने खर्चे का हिसाब देता है, ना अपने आमदनी का ब्यौरा देता है और ना ही रजिस्टर्ड है। तो जैसे IAS है इसी तरह से है ये। तो ये मेरी स्टेटमेंट थोड़ी है, तो अमेरिका की है, तुम लोग अमेरिका के जैसा बनाना चाहते हो भारत को। तो जैसा वहाँ IAS है तो तुम आरएसएस, तो मैंने ऐसा बोल दिया। तो मैंने कहा ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन बस फिर तो वहाँ हो गया जी महाभारत। बोले अच्छा तुम कह रहे हो कि तुम्हारा आधार कार्ड नहीं है, तुम्हारा है आधार कार्ड, अभी निकाल के देता हूँ। मैंने कहा भाई तुम आधार कार्ड निकाल दो और मेरे से 5 लाख रुपए ले लो। ऐसे तो मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि भाई नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है, मेरा आधार कार्ड थोड़ी समाज का मुद्दा है यार। तो वो अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे खराब करना चाहते हैं? ये मोबाइल का विरोध करता है, खुद एप्पल का मोबाइल लेके घूमता है, फिर उसको कौन बताए कि भाई मेरे पास तो 2 हैं। अब वो फिर बोलता है कि विरोध करता है कि तुमको पैदल चलना चाहिए और खुद स्कोडा की लेके चलता है, उसको कौन बताए कि 2 हैं। वो खुद कह रहे हैं कि गांव में रहना चाहिए, खुद शहर में। मैं शहर में नहीं रहता, दुनिया के सबसे बढ़िया शहर में रहता हूँ, चंडीगढ़ में रहता हूँ मैं। इसका ये मतलब थोड़ी ना यार, ये मुद्दा नहीं है ना कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सही क्या है गलत क्या है। मेरा गांव रहने लायक अभी नहीं बना है तो मैं नहीं रह पा रहा हूँ। मेरे बच्चे के लिए जो मुझे चाहिए नहीं ला पा रहा हूँ, मैं वो लाना चाहता हूँ, वो ला करके मैं वही रहना चाहता हूँ। उसी का तो प्रयास है ना मेरा। मैं चाहता हूं कि मोबाइल का इस्तेमाल ना करना पड़े, पर बिना मोबाइल आप तक मेरी बात नहीं पहुंच रही, मैं क्या करूं? और एक मोबाइल की मेमोरी जल्दी फुल हो जाती है, गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है, नहीं चलता है, दूसरा रखना पड़ता है, वो भी फुल हो जाता है, वो सारे हैंग हुए पड़े रहते हैं। ये भी आजकल खराब हुआ चल रहा है। उस दिन वो वीडियो बना रहे थे, बाहर बंद ही हो गया वो, अभी वो सॉफ्टवेयर दोबारा कराना पड़ेगा। अभी पीछे चलता रहता है तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बात यह है कि हम टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं है। मैं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करता, किसी ने मुझे फोन पे चैट करते हुए नहीं देखा होगा आप लोगों ने से। मैं वो जवाब भी क्या लिखता हूँ, जी, यस, ओके, देख लेंगे, देखते हैं, कर दूंगा, परसों याद दिलाना। इतने से ज्यादा तो मैं कुछ लिखता भी नहीं। मतलब उठाया, मैसेज पढ़ा, डन करके छुट्टी। मैं नहीं करता ना, फिर वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके रख देता हूँ। ना मैं चैटिंग करता, ना मैं फोन पे किसी से बात करता, ना मैं कोई सोशल मीडिया चलाता, ना मैं फोन का मैं कोई इस्तेमाल नहीं करता। मैं इस्तेमाल नहीं होता, मैं करता हूं, मतलब आप तक जाने के लिए खाली।
लेकिन ये भी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, ये भी व्यवस्था परिवर्तन का मुद्दा नहीं है। मैं क्या काम करता था, मैं पर्सनली क्या काम करता हूँ, मेरा परिवार क्या है, वो सब भी पर्सनल, वो भी राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, बिल्कुल राष्ट्रीय विषय नहीं है। विषय है कि पूरे गांव के साथ जो गलत हो रहा है, उस गलत हो रही चीज को ठीक कैसे किया जाए। पहले तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि गलत हो रहा है, क्यों जी? तो अभी आपको जो भी आप अलग अलग इलाके से आए हो, तो अपने अपने जगह से, लेकिन इलाका तो शेर का भी होता है यार, थोड़ी होता है। शेर अकेला आता है ऐसे। इलाका तो कुत्तों का ही होता है। इलाका तो कुत्तों का ही होता है, शेर तो अकेला ही आता है। जहाँ आता है वही उसका इलाका हो जाता है, लाइन वही शुरू हो जाती है। अब मेरा कहने का था, हम अलग अलग जगह से आए हैं, वो वीडियो भी बन रही है, कुल कहेंगे क्या बकवास करते हैं। लेकिन वो चलो, हम भी आदमी है भाई। तो क्या है कि आप अलग अलग जगह से आए हैं, तो अलग अलग जगह से आकर के आपको अपनी जगह के मुताबिक, क्योंकि आप में से एमपी से भी हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, अब बंगाल नदी, बंगाल में गंगा भी है, बंगाल में ब्रह्मपुत्र भी है, सोनभद्र, बंगाल में समंदर का किनारा भी है, बंगाल में सोनभद्र नदी भी है। तो वहां तो ये पंजाब की अलग 5 नदियां हैं, हिमाचल से आए हो, हिमाचल के अलग खेल है, ठीक, एमपी वालों का अलग ही स्वैग है। वो तो किसी को भी जिता देते हैं। नर्मदा नदी की कृपा है। व्यापम वालों का अलग खेल है। वहाँ उज्जैन में महाकालेश्वर है। मतलब आप अपनी अपनी जगह पर अलग अलग चीजों को, बर्बादी को अपनी आंखों से देख रहे हो। ये देश के अलग अलग जगह से आए हुए लोगों का मजमा है। वो झारखंड वाले खड़े हैं, उनका हमारा वाला तो नाम लिया ही नहीं। उड़ीसा वालों का भी ले लिया। तो वो जो अलग अलग जगह पे जो मतलब लोग खड़े हैं, मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स के सलूशन भी वहां स्थानीय ही है। तो आपको ये जो हम यहाँ करेंगे, ये रेफरेंस के तौर पे लेना है, ये फाइनल नहीं लेना है। आप जहां हैं वहां ये देख लो कि यार हमें क्या करना, हमको प्रॉब्लम के सोल्यूशन से मतलब है। और जहां पे ऑलरेडी पशुधन है, जहां वैक्सीनेशन पशुओं का नहीं पहुंचा है, वहां हमारा प्रॉब्लम, वो लाइन कट जाएगी। अभी जिस गांव में हम लोग गए हुए थे, वहां पे नहीं था वैक्सीनेशन, वहां बिजली नहीं गई थी, तो टीवी नहीं था, तो उसकी कोरोना की खबर नहीं थी, खबर नहीं थी, तो लोगों को पता नहीं था कि बीमारी भी कोई है। और बीमारी पता नहीं थी तो वैक्सीन का नहीं पता था, क्योंकि लगवाए भाई। तो वहां घर घर में सब स्वस्थ है, मतलब वहां कोई बीमार नहीं है। इधर अपने वाले को साथ में लिख लो, वैक्सीन की कितनी डोज लगवाई है, सर्टिफिकेट भी दिखा दो अगर है तो ले लो। उसके बाद कोई तकलीफ तो नहीं हुई, अगले से पूछवा लो, हुई। तो हम लोग जब गांव के सामने बैठेंगे तो हम बताएंगे कि हम इतने घरों में गए, इतने घरों ने सच्ची लगवाई है, इतने घरों ने गलत लगवाई है, इतने घरों को ये आ रहा है इशू, इतने घरों का ये हो रहा है, इतने लोगों का पता लग गया ना सारे गाँव को। ये जिन लोगों को हो रहा है, ये नकली वालों को क्यों नहीं हो रही है बीमारियां, आपको तो बता देंगे ना नकली लगी है जी। थाने में नहीं बता सकते, लेकिन हम तो बता देंगे ना, गाँव को तो बता ही सकते हैं, गाँव की इंटरनल मीटिंग में तो जी, कि भाई असली वालों में से जो 100 लोग जिन्होंने असली लगवा रखी है, उन लोगों में से कितने लोगों को क्या क्या इश्यूज हैं, और जिन्होंने नकली लगवा रखी है, जिनको नहीं लगी हुई, उनमें से कितने लोगों को क्या इश्यूज है, ये बताने में तो क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, पता लगता ही पब्लिक को मालूम, प्रॉब्लम पता लगी अब क्या, सबसे पहले नंबर पे तो जिम्मेदार आदमी को पता करना है। ढूंढो, चिट्ठी लिखेंगे ना, जिम्मेदार कौन है पहले ये बताओ। किसके? हमारी इस बीमारी का, हमारे इस साइड इफेक्ट का, हमारी इस हालत का, हमारे घर में जो लोग चले गए, जो टपक लिए, जो जा लिए, जो रोज टपक रहे हैं, उनका रिस्पॉन्सिबल हम तो पूछेंगे बाद में। पहले एक बार जनता को पता लगे कि शिक्षा व्यवस्था में ये गड़बड़ हो रही है। उनका आंकड़ा आ गया ना, कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, कितनी फीस है, वर्दी पे कितना लगता है, ट्यूशन पे कितना लगता है, ट्रांसपोर्ट पे कितना लगता है। स्कूल के तो यही खर्चे है ना। आपके दिमाग में और आए तो वो भी लिख लेना, अपने को कोई टेंशन नहीं है। मतलब शिक्षा वाला पॉइंट, उसमें पॉइंट्स हो गए, ठीक। फिर अगला पॉइंट आ गया स्वास्थ्य का।
छोटे बच्चों को सारे टीके लगवाते हो, उनमें से कितने बच्चों की किसी स्वास्थ्य कैसा रहता है, जो नहीं लगवाया वो भी लिखो, वो हम नहीं लगवाते तो उसका स्वास्थ्य कैसा रहता है वो लिख लो, ठीक है ना। इसमें क्या जाता है, तुम दवाई कौन सी लेते हो, एलोपैथी लेते हो, होम्योपैथी लेते हो, आयुर्वेद लेते हो, लिखने में क्या जा रहा है, इलाज में कितने दिन में ठीक हो जाते हो, कौन सी बीमारियां हो रखी हैं, इलाज पे टोटल खर्चा कितना है, टेस्टों पे कितना खर्चा हो जाता है महीने में, तुम्हारा कितना हो जाता है, फैमिली का कितना हो जाता है, जिस तरह से भी आप लोगों को लगे वो नोट कर लो। हो गया स्वास्थ्य के ऊपर भी। अगले न्याय पे, घर में कोई झगड़ा चल रहा है, थाने में चला हुआ है क्या, कैसा स्टेटस है, कितने दिन हो गए मुकदमा चलते हुए, उस मुकदमे का क्या स्टेटस है, लग रहा है न्याय मिलेगा, तो क्या सब हर घर में है ये सारी चीजें। उनको इकट्ठा नहीं करा किसी ने, उनको पता नहीं है कि यार सबके साथ हो रहा है तो सारे जने मर ही रहे हैं, सबकी स्थिति हो रही है, जैसे सबकी जेब खाली हो रही है ऐसे सबका सत्यानाश हो रहा है। ये सिर्फ हमको बताना मात्र है कि हम एक गांव में गए, इतनी जनसंख्या थी, उस जनसंख्या में इतने प्रतिशत लोगों के साथ ये हो रहा है, तुम अपने गांव का हिसाब लगा के बता दो। और आपने हमको नहीं बताना, आपने अपने गांव को बताना है। इधर से हम कर ही रहे हैं ना बातचीत, जो बातचीत कर रहे हैं उसका समाधान, उस पर चर्चा हो रही है, उस चर्चा में कुछ ना कुछ निकल के आ रहा है। चलो कुछ नहीं निकल के आएगा, कुछ भी निकल के आए तो उसका कोई ना कोई तो इस्तेमाल होगा, ऐसी बात नहीं है कि सारा कुछ वैसा ही होगा जैसा हम करेंगे। तो अभी क्या आ रहा है कि ये हो गया, स्वास्थ्य पे हो गया, न्याय पे हो गया ना, कि वकील पे कितना खर्चा तुम्हारा हुआ अभी तक, जो तुम्हारा मुकदमा हुआ, पहले नहीं हुआ तो जीरो, कोई मुकदमा नहीं है, कोई एफआईआर हुई तो मतलब तुम संतुष्ट हो गया सरकार के उस काम से, लिख दिया जी ठीक है, क्या होना चाहिए था, कैसे होना चाहिए था। यदि हम ऐसा कोई पद्धति बनाए जिसमें हम महिलाओं को या बेटियों को या नौजवानों को हेल्थ के ऊपर ज्ञान दें, सेशंस लगाएं, सिखाएं, तो क्या आप पार्टिसिपेट करोगे। एजुकेशन वाले पे उनकी राय ले लो, क्या साथ दोगे तो भैया जी ये चिट्ठी है, ये चिट्ठी, इस चिट्ठी पे साइन करके दे दो। ये चिट्ठी क्या की साइन करने की है, ये जी चिट्ठी हमने राष्ट्रपति के नाम लिखी है कि जी हमको ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा लगता है और इस एजुकेशन सिस्टम पे हम ये बदलाव चाहते हैं। ये चिट्ठी जिसको भी चाहिएगी मुझे आप व्हाट्सएप कर देंगे 9518170000 पे, या टीम में से किसी भी मेंबर के पास, अपने एसटीएल जो है स्पेशल टीम लीडर्स, उनका नंबर आपके पास है। उस टीम्स की भी एक वीडियो बनाता हूं मैं अभी 20 लोगों की, नाम, फोन नंबर, फोटो ये डाल के, ताकि सबको पता चले कि इस अभियान में जो निडर जेएसएम का जो अभियान है उसमें कौन कौन लोग लीड कर रहे हैं। तो उनमें से किसी को भी मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, और बल्कि कोशिश करो जिसको जो जिला अलॉट हुआ, मान लो आपको जो स्टेट अलॉट हुआ, कोई एमपी से है तो वो एमपी का कोई भी बंदा है, उसको मतलब ये देखना है कि भाई देवेंद्र भाई से बात करनी है, कुछ भी करना है तो उस बंदे से एक बार कर लो। ये कम्युनिकेशन है मात्र, नेता चौधरी नहीं है वो, कुछ भी, कोई भी, मैं भी नहीं हूँ तो कोई भी नहीं है, मतलब इसमें कोई सीन नहीं। तो उसमें क्या है कि वो कम्युनिकेशन के लिए उस बंदे से संपर्क कर लो, वो बंदा जो है वो आपको बता देगा कि ये वाली चिट्ठी है, ये चिट्ठी है, मेल हम लोग करते हैं। तो इसमें ये दो चीजें हैं, एक ये है जो हम करना क्या चाहते हैं वो पैम्फलेट है, और अंग्रेज कलर्ड है, और ये वाली एक चिट्ठी है। इस चिट्ठी में लिखा गया है वो हम आपको बता देते हैं। चिट्ठी में ये अभिभावक की तरफ से लिखा है, यानी माँ बाप की तरफ से राष्ट्रपति को, सेवा में माननीय राष्ट्रपति महोदय, विषय है याददाश्त और नंबर आधारित शिक्षा में बदलाव लाकर टैलेंट आधारित शिक्षा प्रणाली लाने बारे। तो श्रीमान जी, अब तो श्रीमती हो गई है, 2018 की चिट्ठी लिखी हुई है, तो इसमें आप चेंजेस आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ये नहीं है कि यही आपको भेजना है, आप जो चाहे वो भेज सकते हो। इट्स लाइक हम तो एक आइडिया दे रहे हैं आपको कि हम ऐसा कर रहे हैं, आप जो करना चाहते हो या कर सकते हो आप उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपका ध्यान मौजूदा दौर की सबसे बड़ी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। मेरी इतने बेटा बेटे बेटियां हैं, मतलब वो डैश जो लगाया मैंने कि अपना भर दो कि मेरे इतने बेटियां हैं, इतने बेटे हैं, ठीक है, जिनकी सुरक्षा, खुशी और सुरक्षित भविष्य के सवाल मुझे दिन रात घेरे रहते हैं, जिनको आपके समक्ष रखकर आपसे इस बारे उचित कदम उठाने की उम्मीद करता या करती हूँ। ठीक है ना, उम्मीद तो उन्हीं से करेंगे ना जो मालिक हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी जो भी कानून बना देगा साइन तो उसी को करना पड़ता है। तो हमने तो सबसे बड़े को बोल दिया जी, घर के मुखिया को, मुखिया जिसको जो इसके लिए अधिकारित है, जो इसको ठीक करता था वो उसको भेज दे चिट्ठी, इसको शिक्षा मंत्रालय कर सकता है उसको भेज दे, आपका डीसी कर सकता है उसको भेज दे, आपका डीओ कर सकता है, जो इसको अमली जामा पहना सकता है उसको भेज दे चिट्ठी। बिल्कुल ठीक है, आपको चिट्ठी राष्ट्रपति को भेजनी है, खाली एक कॉपी अपने पास रख लेनी है, एक कॉपी बेशक पीएम को भेज दो, एक कॉपी बेशक अपने शिक्षा मंत्री को भेज दो, एक कॉपी सीएम को भेज दो,
एजुकेशन मिनिस्टर मतलब वही हो गया EM। तो इस तरह घेरे रहते हैं और आपसे उस बारे उचित कदम उठाने की उम्मीद रखता हूं। आज हमारे आसपास शिक्षण संस्थान कम और व्यवसायिक केंद्र अधिक खुले हुए हैं, जिनकी वजह से समाज में बहुत भयावह स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। प्राइवेट स्कूलों के वृक्षों तले सरकारी स्कूल की जड़ें जल रही हैं। चूंकि हर जगह व्यवस्था को इंसान ही संभाल रहे हैं, तो जितने भी प्राइवेट संस्थान है, क्या सरकार उतने ही स्कूल, कॉलेज या शिक्षण संस्थानों का प्रबंध नहीं कर सकती? भाई अगर वहां भी इंसान संभाल रहा है, सरकारी में भी इंसान संभाल रहा है, तो जब वो इंसान संभाल सकता है तो सरकारी तंत्र में संभालने में क्या तकलीफ है? जब प्राइवेट स्कूल वाला स्कूल चला सकता है तो वैसा टैलेंटेड आदमी ढूंढने में तुमको दिक्कत आ रही है। जनता सरकार मोर्चा को बताओ, हम तुमको वैसा टैलेंटेड आदमी देंगे जो स्कूल को अच्छे से संभाल लेगा, बल्कि प्राइवेट से भी अच्छे से संभाल लेगा। हमारे पास ट्रेंड लोगों की कमी नहीं है, वो सबको ट्रेंड कर देंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो क्या सरकार जो है उन शिक्षण संस्थानों का प्रबंधन नहीं कर सकती है? प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों की महंगी फीस ने जहां भाईचारे को समाप्त किया है, वहीं आपसी होड़ को बहुत बढ़ा दिया है। परस्पर सहयोग की भावना से सब दूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से परिस्थितियां बेहद भयावह होती जा रही हैं। युवा वर्ग नशे, तनाव और आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहा है। अगले पैरा में लिखते हैं कि गांव में उच्च स्तरीय शिक्षा की बहुत कमी है। हाई स्कूल तक या सीनियर सेकेंडरी तक मैक्सिमम स्कूल है, उसके बाद उसको कॉलेज के लिए शहर ही जाना पड़ता है। यहाँ ना ही कॉलेज है और ना ही रोजगार। हर बात के लिए गाँव को शहर के मुंह की तरफ देखना पड़ रहा है। जब सुविधाओं का बंटवारा होता है तो गांव के हिस्से असल में कुछ नहीं आता। क्या उच्चतर शिक्षा पर सिर्फ शहर के और अमीर माँ बाप के बच्चों का ही अधिकार है? हम प्राइवेट संस्थाओं के विरुद्ध नहीं हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि सरकारी और प्राइवेट संस्थाओं में सेवा देने हेतु स्वस्थ प्रतियोगिता रहे और कोई भी व्यक्ति किसी संस्थान को स्वेच्छा से चुने, ना कि धन या शिक्षा की गुणात्मक तुलना की मजबूरी में। गुणात्मक तुलना के बाद भी अच्छी पढ़ाई वहां हो रही है इसलिए वहां करवाना पड़ रहा है, नहीं, पढ़ाई दोनों जगह बराबर हो रही है। अब तुम प्राइवेट में करवाओ या सरकारी में, गुणवत्ता उधर भी उतनी है। पैसा उधर पैसा ज्यादा लगता है, उधर कम लगता है, इसलिए करवाना पड़ रहा है सरकारी स्कूल में, क्योंकि खर्चा नहीं है। अरे नहीं, खर्चा तुम्हारा जितना मर्जी हो, तुम जिधर करवाना चाहते हो या तो सरकार करवाएगी या कोई भी करवाएगा। तुम जिधर करवाना चाहते हो वही होगा तुम्हारे बच्चे का, हर बच्चे का। दिक्कत बताओ ना क्या है? वो कह रहे इतने स्कूल नहीं तो खोल दो ना, वो कह रहे इतने टीचर नहीं तो खोल दो ना। समाज नहीं तो करना उसका पैसे का अरेंजमेंट। तुम जो चीज की कमी है वो बताओ ना, उसको रुकावट क्या है उसके लिए? हमारे पास नौजवान है, पब्लिक को बताओ पैसा पब्लिक नहीं को है, बताओ क्या नहीं है, तुम बताओ ना उसके लिए क्या नहीं है। हमें बताओ, हम अपने बच्चे के लिए भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं, हमको बताओ हम क्या नहीं है, हम करेंगे उसके लिए अरेंजमेंट ना। ये माँ बाप अपनी तरफ से लेकर राष्ट्रपति को कह रहे हैं कि तुम हमको बताओ कि किस चीज की कमी है, हम करेंगे उसमें। और ये होना चाहिए कि ये गुणात्मक तुलना की बात मजबूरी में या धन की कमी की में मजबूरी में नहीं मतलब एडमिशन ले कहीं पर। सरकार या बोर्ड ने जैसा सिलेबस उन्हें उपलब्ध कराया है, वो उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे। यहाँ नौकरी की जगह हमें रोजगार करना है। उस वक्त मेरे को इतनी अकल नहीं थी, ठीक है ना, जब मैंने ये लिखा था ना। तो अभी थोड़ा बहुत समझ आ रही है धीरे धीरे, तो अपन कर लेंगे। तो आप लोग रोजगार प्राप्त नहीं करते, यहाँ रोजगार कर सकते हैं कि शिक्षा रोजगार परक हो, ना कि नौकरी परक। अब मैं नौकरी, तब तक मैं भी खुद ही नौकरी करता होता था, थोड़ा थोड़ा ही पता लगा था कि नौकरी सिर्फ जलील लोग करते हैं, मतलब समाज के सबसे घटिया लोग ही नौकरी करते हैं। मेरे परिवार में भी है भाई, करके आया, मैं भी करके आया हूँ, तो इसलिए मुझे पता है जलील होना पड़ता है अगर आप नौकरी करते हो तो। यदि आप जलील नहीं हो सकते तो आप नौकरी नहीं कर सकते। यदि आपका जमीर जिंदा, आप नौकरी नहीं कर सकते। यदि आप सच बोलने के अधिकारी हैं या बोलना चाहते हैं या इच्छुक है तो आप नहीं कर सकते नौकरी। ये तय है कि आपको भ्रष्ट होना पड़ेगा यदि आप नौकरी करते हैं तो। और इन्होंने तो व्यापार को भी इस तरह बना दिया, ये धर्म को भी उस तरफ लेके जा रहे हैं। हर तरफ ये उधर जानबूझ के आदमी के जमीर को गिराने के लिए उसके अंदर बेईमानी करनी पड़े ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं। तो अगली लाइन देखते हैं, ऊपर कहेंगे एक चिट्ठी पढ़ने में इतना टाइम ला दिया। जबकि यह सरकार का दायित्व होना चाहिए कि कोई भी 18 साल का वयस्क अपने माता पिता पर निर्भर ना रहे। उसके रोजगार, आवास और भोजन की व्यवस्था सरकार उपलब्ध करवाए या फिर बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा लागू की जाए जिससे आसानी से रोजगार मिल सके। मैंने इसमें नौकरी लिखा है, रोजगार करना है अपने को। हर बच्चे को उनके हुनर के अनुसार शिक्षा और सुरक्षा उनका अधिकार होना चाहिए। शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार उनका अधिकार होना चाहिए। क्यों जी?
आप लोग जो मैं कमी बता रहा हूँ साथ में पेन के साथ इसको मार्क कर सकते हो ना। तो क्लियर हो गया। अब इसमें जो लाइन यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, इसमें ये नजर आ रही है कि जो मैंने ये लाइन बोली है ना, ये असल में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फायदे की बात है। हाँ, इसमें मतलब मैं जो मांग कर रहा हूँ, इसमें एज ए पेरेंट में डिमांड कर रहा हूँ, तो इसको हमें बदलना है। इसके अंदर आप लोग देखना क्या चेंज आना, क्योंकि इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ असल में अभी तो उन्हीं को कहेंगे। हाँ असल में अभी तो उन्हीं को कहेंगे, वो करने वाले नहीं है। ठीक है, हम उनको कह रहे हैं, असल में हम उनको कह रहे हैं व्यवस्था, यानी हम उनको कंट्रोल दे रहे हैं। फिलहाल एक बार हम उनसे मांगेंगे, वो नहीं करेंगे तो फिर हम अपना डिक्लेरेशन बाद में देखेंगे क्या। ठीक है, ठीक लिखा, अकल आ गई। ठीक है, हमारे यहाँ सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाने पर जुर्माना है। हमारे यहाँ मतलब हमारे देश में या कहीं भी पूरी दुनिया में, यहां तक कि व्यक्ति को अपनी जान भी खुद लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह राष्ट्र की संपत्ति माना जाता है। इसलिए आप आत्महत्या की कोशिश करते हो तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाता है, FIR होती है जी। कि आप ऐसे कैसे सुसाइड कर लोगे यार, समाज की पूंजी हो आप, अपने जीवन को खुद खत्म करने का अधिकार नहीं है आपको। संपत्ति नहीं है, बल्कि समाज की संपत्ति सरकारी की जगह समाज पर सरकारी नहीं है। सरकार तो लुटे रहे हैं आपको, है ना। वैसे है तो सरकार की, सरकार तो हम ही है ना। ठीक है, इसको सामाजिक करेंगे, अभी सामाजिक कर दें, क्योंकि वो जो उनको समझ अभी नहीं है कि सरकारी हम ही है, हमारी सरकार हम ही है। हाँ, सब सरकारी करते हैं। सामाजिक संपत्ति। तो क्या बच्चे सरकारी सामाजिक संपत्ति नहीं है? क्या उनका विकास देश के विकास से नहीं जुड़ा? आज हमारे बच्चे कहीं भी सुरक्षित नहीं फील कर रहे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो इतना पढ़ने के बाद भी, अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी अगर वो बेरोजगार हैं, तो ऐसे में वो कहाँ जाएं? और साथ में इसमें आगे ऐड कर दो, और वो ये सवाल किससे पूछें? जिम्मेदार कौन, रिस्पॉन्सिबल कौन है? इस हालत का रिस्पॉन्सिबल कोई तो होगा। इस 70, 75, 70, 80, 85 साल जो भी तुम लोगों ने कह रहे हो, ये आजादी जो भी तुम लोगों ने हासिल करी है उसमें, ठीक है। शिक्षा और बच्चे ही देश की दिशा निर्धारित करते हैं, लेकिन मौजूदा शिक्षा प्रणाली में बहुत सी खामियां हैं जो कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और उन्हें बर्बादी की तरफ लेकर के जा रही है, जिनके समाधान की आस में हम आपको ये पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, मौजूदा शिक्षा प्रणाली याद करने, अब हम थोड़ी कमियां बता देते हैं, बाकी राष्ट्रपति महोदया कितनी समझदार होंगी या उनके जो IAS आप लगा लेंगे कि भाई इतनी तो इन्होंने बता दी, बाकी की कमियां हम देख के दूर कर देते हैं, अगर उनकी अकल होगी या उनकी नीयत होगी तो। मौजूदा शिक्षा प्रणाली याद करने और रट्टा लगाने के सिवा कुछ नहीं है। यह सब कुछ मानो जो कुछ खाया वही यूं का यूं उलट देने जैसा है। उल्टी करने जैसा ना, खा लिया वही उल्टी कर दो, हजम नहीं करना। जिस बच्चे में इंटेलिजेंस और समझ की कोई भूमिका नहीं है, बल्कि सारी पढ़ाई में मस्तिष्क के याद कर सकने की क्षमता पर ही निर्भर है, ना कि काबिलियत पर। भाई आपको याद है तो आप इंटेलिजेंट हो, आपको कोई काम करना आता है, आप समझदार हो, आप समाज हित के लिए, दूसरे लोगों के लिए आप बातचीत में कितना अच्छे, बाकी सब कोई टैलेंट काबिलियत का कोई रोल नहीं है। सिर्फ आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए तो आप अच्छे माने जाते हो ये प्रणाली के अंदर। तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ, मैं एज ए माँ बाप, मैं इसमें जो चिट्ठी पे साइन कर रहा है वो इसके खिलाफ है, समझो। हमारे स्कूलों और फिर नौकरियों में व्यक्तिगत भिन्नता पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हर इंसान की सीखने की क्षमता भी अलग है और काम करने की भी। फिर वह कक्षा में होने वाली एक जैसी पढ़ाई के अनुसार कैसे खुद को पहचान पाएगा, जबकि उसका करियर और विषय का चयन सिर्फ नंबरों पर ही आधारित होता है। भाई वो भाई पेपर भाई कितने परसेंट आए? 80%। अच्छा नॉन मेडिकल लेगा, किसी के 40% आ जाए, अच्छा तेरे को नॉन मेडिकल तो नहीं मिलेगी, मेडिकल लेनी पड़ेगी, आर्ट्स लेना पड़ेगा तुझे। मतलब वो नंबर आए उसके हिसाब से आपकी इंटेलिजेंस को देख रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको सब्जेक्ट मिलेगा और उसी के हिसाब से आपका करियर तय होगा। किसी भी समय विषय चयन की छूट होनी चाहिए। ये नई एजुकेशन पॉलिसी में वैसे आ गई है, क्योंकि उस वक्त नई एजुकेशन पॉलिसी आई नहीं थी कभी था, और ये ठीक लिख दिया वो, चलो कम से कम इसी का जवाब दे दें कि भैया तुम्हारी एक बात मान ली हमने। चिट्ठी तो आई हमारे पास वापस, राष्ट्रपति की चिट्ठी आई है भाई। एक बार कोई विद्यार्थी जब विषय चयन कर लेता है, एक निश्चित समय के बाद वो उसमें बदलाव नहीं कर सकता। आज के समय नहीं, उस टाइम नहीं कर सकता था। अगर किसी बच्चे ने कॉमर्स ले ली तो ये वाली बात मेरे ख्याल से निकल, ये वाला कटेगा इसके अंदर ना, ये वाला पूरा का पूरा पैराग्राफ क्रॉस कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
इतना हिस्से पे काट, ऐसे क्रॉस नहीं, इसको पूरा ही काट दो ताकि ध्यान देंगे पूरा कट रहा है, ये वाला हिस्सा नहीं चाहिए। ठीक है, अगली लाइन बोल देते हैं फिर, है ना। ये वाला पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो दूर बैठे हमको क्या बताने की जरूरत है, सारा इसी पे है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में ये आ गया है। तो हर किसी टाइम पे कोई भी विषय ले ले, वो सब जरूरत नहीं है। बच्चों की शिक्षा लाइफ स्किल के लिए ना होकर, भाई जिंदगी जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उसके लिए ना होकर सिर्फ नौकरी और पेट भरने के लिए हो गई है। उसे पूरी जिंदगी के लिए तैयार नहीं किया जा रहा, बल्कि एक नौकरी के लिए तैयार कर रहे हैं। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें वह जिंदगी भर अपने काम से प्यार करे और अपने हुनर के अनुसार काम करे, ताकि प्रत्येक इंसान खुशी और उत्साह के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। गांव और शहर के हिसाब से बच्चे के स्कूल का माहौल और स्तर बदल रहा है। एक गांव के अंदर अगर 3 स्कूल हैं तो तीनों का माहौल अलग है। प्राइवेट का अलग, सस्ते प्राइवेट सरकारी का अलग, सस्ते प्राइवेट का अलग और महंगे प्राइवेट का अलग। 3 स्कूल है तो तीनों का लेवल अलग अलग है ना, जिससे शिक्षा पर अधिकार एक विशेष तबके के लिए ही सीमित होकर रह गया है। फ्री वाली पे अधिकार किसी और तबके का और महंगी वाली पे अधिकार किसी और तबके का सुरक्षित हो गया है, रिजर्वेशन टाइप हो गया है। जबकि एजुकेशन पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए और देश का प्रत्येक बच्चा चाहे अमीर हो या गरीब राष्ट्रीय संपत्ति है, समान शिक्षा उसका जन्म सिद्ध अधिकार होना चाहिए। ठीक है ना। हर बच्चे का हुनर, ये अगला पैराग्राफ अब आगे शुरू हो रहा है। हर बच्चे का हुनर, उसकी बुद्धिमत्ता का पैमाना केवल कक्षा में हासिल हुए अंकों पर आधारित होता है, जो आज हो रहा है। मतलब अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है या पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता तो उसे समझाने के और उसकी काउंसलिंग के और फिर उस स्थिति से आगे ले जाने का कोई विशेष प्रबंध नहीं है। बच्चों को नंबरों की एक ऐसी दौड़ में शामिल कर दिया गया है जिसका हासिल सिर्फ और सिर्फ तनाव है। अगला पैराग्राफ। हर गांव में उच्चतर शिक्षा के लिए पर्याप्त कॉलेज हो ताकि गांव के बच्चों का समय और धन की बचत हो और गांव के 10-20 किलोमीटर की सीमा में ही आसपास ही नौकरी नहीं, यहाँ रोजगार करना है, रोजगार की सुविधा हो। हमारी मांग है कि बच्चे को उसके पैशन के बारे अपने स्कूल के दिनों से ही पता चल जाए और सरकार वो माहौल दे, सरकार की जगह समाज या समाज ओब्लिक सरकार वो माहौल दे ताकि वो अपने पैशन को ही प्रोफेशन बना सके, तो उसकी रुचि है उसी को अपना रोजगार बना सके और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करे और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान अर्जित करके दूसरों के जीवन को भी खुशियों से भर सके। आपकी तरफ से, अगली लाइन है, मतलब ये अब पैराग्राफ खत्म हो गया। आपकी तरफ से एक सकारात्मक जवाब और समाधान के बारे में आशातीत एक अभिभावक। उस अभिभावक का नीचे साइन है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, घर में जितने लोगों का वो देना चाहता है, 1 का दे तो 1 का, 2 का दे तो 2 का, और पूरा पता इसलिए क्योंकि हम चिट्ठी उसको लिख रहे हैं राष्ट्रपति को, तो इसकी एक कॉपी जो है वो हम रखेंगे अपने पास, वो मालिक अपने पास रखेगा। एक कॉपी वो हमको देगा, जो जेएसएम वाले साथी है ना, लीडर जेएसएम वाले साथी हैं, एक कॉपी वो उनको देगा। वो एक कॉपी इसलिए देगा क्योंकि हम सारे देश से कितने लोग अपनी अपनी कॉपी लेकर आएंगे जो बदलाव चाहते हैं। अपनी कॉपी तो लाओ ना, तो ट्रकों में भरकर ले जाएंगे। ट्रकों में कम पड़ता है तो कोई ट्रेन अडानी को बोल देंगे, एक दिन ट्रेन हमारी दे दो, तुम चलो, हमारा अनाज भी तो हो रहे हो देश में, दुनिया में, इधर से उधर। डाक विभाग है, तो एक दिन राष्ट्र में डाक विभाग क्या काम करेगा? डाक विभाग क्यों देंगे? डाक विभाग से तो अलग भेज देंगे। अच्छा। वो बंदा भेजना चाहे मालिक को, अच्छा, जो पेरेंट भेजना चाहे भेज दे। एक तो हम लेके चलेंगे ना, मतलब इकट्ठा होकर के, लो भाई, उन माँ बाप को भी लेके चलेंगे कि ये चिट्ठियां हैं, जैसे केजरीवाल नहीं लेके गया था बिजली का बिल। जी गाँव, उसको तो राजनीति करनी थी, हमको तो गांव वालों को बताना है कि तुम अपनी बात मांगोगे, वो तुमसे नहीं सुन रहे हैं, हमको तो ये यकीन दिलाना है। और फिर क्योंकि राजनीति में हमको चुनाव नहीं लड़ना है, तो हमारी अगर मान लो उस टाइम की तरह हाइप हो जाए और देश की जनता हमारी बात सुनने लग जाए, तो हमको तो अपनी आवाज बड़ी अगर करनी है, तो मुझे तो एक ही मकसद है कि मैं ये कह रहा हूँ गांव वालों को कि अपने गांव से 5 कैंडिडेट चुनकर दे दो, तैयार करेंगे एमएलए तुम्हारा, उसके लिए कर रहे हैं बस। अगर मान लो अगर राजनीति का स्टाइल ये है कि गांव से ही आएगा आदमी, हमारा कोई सीन नहीं है, करेंगे जरूर, मतलब इनका ऐसे तो करना ही है। तो अभी ये मालूम पड़ गया कि ये चिट्ठी उस माँ बाप ने राष्ट्रपति को लिखनी है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताओ कि जैसे 23 मार्च के कार्यक्रम में
हमें पूरे गांव से कोई आदमी विरोधी नहीं मिला हमारा। क्या इस चिट्ठी का कोई विरोधी हो सकता है? ये 100% समर्थन के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है कि नहीं? क्योंकि हम प्रत्येक बच्चे की बात कर रहे हैं। हमको सिर्फ गांव से इस बात पर चर्चा करनी है। जो आदमी अड़ जाए ना आपके सामने, उससे आपने सवाल एक ही पूछ लेना है कि तुम बताओ ना, कमी क्या है हमारे पास, गांव के पास किस चीज की कमी है? सरकार जो उद्योगपति का ऋण माफ कर रही है वो हमारा दिया हुआ, सरकार जो तनख्वाह दे रही है हमारा दिया हुआ, जो लोन दे रही है हमारा दिया हुआ। जब हम लोग उनको दे सकते हैं तो अपने गांव को क्यों नहीं दे सकते? इतनी बड़ी लूट है, इसका हिसाब मैं आपको लगाता हूं, मैं आपको बताता हूं। गांव है हमारे पास में 60% से ज्यादा, शहर गांव की जो आबादी है वो 60% से ज्यादा। तो 40, हम 60 और 40 का ही रेशो ले लेते हैं, ठीक है? 60% गांव की आबादी है, 40% शहर की आबादी है। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि शहर में काम करने वाले आदमी का भी राशन कार्ड और वोटर कार्ड गांव का बना हुआ है। वो गांव से उठ के बाइक पे जाता है, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा वो जीडीपी का आंकड़े में योगदान दे रहा है। अब वो जो गांव का आदमी, वो जो शहर का आदमी है, वो बाइक खरीदे, कार खरीदे, मोटरसाइकिल, पेट्रोल खरीदे, माचिस खरीदे, शहर से खरीद के कुछ लेकर आए, हर खरीद में टैक्स दे रहा है, चाहे जीएसटी हो चाहे इनकम टैक्स हो, सब दे रहा है। यहां तक कि बहुत से लोग जो शहरों में नौकरी करते और रहते हैं, उनके राशन कार्ड, आई कार्ड गांव के ही हैं। वो है तो गांव का ही मान रहा है अपने आप को, उसकी वोट अगर गांव में है तो। शहर में मास्टर भी खूब मिलेंगे आपको जो लोग रहते वहां है, लेकिन वोट उनकी गांव में ही है, वो गांव से ही, कागज सारे गांव के हैं। बहुत पब्लिक है इससे ऐसी। तो दिखने में आबादी रहने वाले के हिसाब से दिखेगी तो आपको शहर में रहने वाले ज्यादा दिखेंगे, कागजों के हिसाब से दिखोगे तो गांव का आई कार्ड ज्यादा मिलेगा। तो हम इस आंकड़े को 60 और 40 ही मान लेते हैं, ठीक है? तो 60% गांव का आदमी सारे टैक्स कलेक्शन में करीब करीब 80% योगदान देता है। जिसका डॉक्यूमेंट गांव से है वो व्यक्ति 80% टैक्स दे रहा है, गांव का आदमी। और जब वहां से बजट अलॉट होता है, अभी बजट आएगा या आ चुका तो देख लेना एक बार खोल करके, उस सारे टैक्स का कलेक्शन किसने दिया? गांव ने दिया 80%। उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 80% शहर को जाता है। गांव का टैक्स जो इकट्ठा हुआ, यदि वो गांव में ही रह जाए तो जितना ग्रांट अभी गांव के पास है उससे लगभग 5 गुना ग्रांट गांव के पास रह जाएगी। समझ गए बात आप? यानी आज अगर सरकार से आपको 50 लाख रुपया मिलता है किसी काम का, तो यदि गांव का टैक्स गांव में ही रहने लग जाए तो 2.5 करोड़ हो जाएगा, 5 गुना पैसा हो जाएगा। 80% कैसे होगा? तो देख लेना, बजट देखना ना, कैलकुलेट करके पुराने बजट उठा के देख लेना ना, फैक्ट्रियों को कितना जाता है, गाड़ियों को, ऑटोमोबाइल को कितना जाता है। तो सरकार को जो टैक्स दे रहे हैं वो 80% गांव से जा रहा है। हाँ, क्योंकि आबादी ज्यादा रहती है तो जो खरीदे सामान ज्यादा वही खरीद रहा है। ट्रक खरीदने वाला कोई शहर का आदमी थोड़ी ना है, ट्रक तो गांव का आदमी खरीदता है, ट्रक ड्राइवर तो गांव का है। तो ट्रक मोटी वो है जो उसके अंदर, इसका मतलब ट्रक खरीदा है तो टैक्स, 10 लाख की गाड़ी अगर खरीदते हो 5 लाख तो टैक्स है खाली, 50% के करीब लगभग टैक्स है, ठीक है ना? तो गांव का आदमी ज्यादा खरीदारी कर रहा है भाई हर चीज की, क्योंकि उसको बाजार, अब शहर के आदमी को बाजार जाने के लिए लगाने 2 रुपए बाइक पर, किक मारी 2 रुपए में ले आया, 1 किलोमीटर था उसका घर से बाजार। लेकिन गांव के आदमी को बाजार से लाना है तो एक टैबलेट भी लेके आ रहा है तो किक मार के गाँव से लेके आ रहा है। तो उसने तो जो पेट्रोल पे टैक्स दिया, जो गाड़ी पे टैक्स दिया, वो ज्यादा है ना उसका। गांव का आदमी ज्यादा ट्रैवल कर रहा है, गांव का आदमी ज्यादा बीमार है, गांव का आदमी पढ़ाई पे ज्यादा खर्च कर रहा है, गांव का आदमी पढ़ाई की ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा खर्च कर रहा है, नौकरी ढूंढने में भी गांव का आदमी ज्यादा खर्च कर रहा है। अरबों रुपए के तो फॉर्म भर रहा है गांव का आदमी, कई 100 करोड़ का, कई 1000 करोड़ का धंधा चलवाता है इन गुंडों का, इन बदमाशों का। तो मतलब क्या हुआ कि कलेक्शन 80% होता गांव से है और मिलता शहर को है। यानी कि अगर 1000 रुपया है तो उसमें से 800 रुपया गांव से इकट्ठा हुआ। होना तो क्या चाहिए था कि गांव से 800 रुपया इकट्ठा हुआ,
जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, असल तो यही था। लेकिन उन्होंने इसको कैसे कर दिया कि इकट्ठा हो गया, हमारे पास आ गया सरकार के पास, अब वो कह रहा है गाँव वालों को जरूरत नहीं है, शहर को यहाँ सड़क बननी है, यहाँ ये बनना है, उनका पैसा उधर उन उद्योगपतियों को देते रहते हैं, उनका लोन माफ करते रहते हैं। उस दिन हम लोग आ रहे थे ना, KMP से आ रहे थे, तो KMP का जो ठेका है वो जी न्यूज का जो मालिक है सुभाष चंद्रा के नाम पर है। वो विकास बता रहा था कितने करोड़ का माफ हुआ था उसका, 800 करोड़ का है। रोड का जो है ना, वो 5-6 हजार करोड़ का था उसका, वो रोड का। हाँ, और वो सारा उसका माफ भी हो गया, लेकिन उसने जो काम कराया था नीचे छोटे ठेकेदारों से, उसको उसका पैसा भी नहीं दिया। वो सब देखो, जो उसको लोन मिला KMP बनाने का सुभाष चंद्रा को, वो तो माफ हो गया, और जो छोटे ठेकेदारों से काम करवाया उसका पैसा दिया नहीं आगे। मतलब वो दोनों तरफ से, तो उधर से छोटा ट्रांसपोर्टर भी मरा, छोटा ठेकेदार भी मरा, छोटा किसान वो भी मरा, और बड़ा व्यापारी जो है वो बड़ा और टोल भी ले रहा है, और टोल भी ले रहा है उनको से डेली का। बैंक का कर्जा भी बढ़ गया ना, कर्जा तो माफ कर दिया, लोन जो बैंक से लिया हुआ था वो माफ हो गया, पब्लिक पर बढ़ गया। हाँ, पब्लिक पर बोझ बढ़ गया, और उसको और बड़ा मिल गया NPA के बजाय जो खर्चा जो है, ठीक है ना। हाँ, तो ये गेम प्लान चला, तो ये तो पब्लिक को मालूम ही नहीं, बेचारी को। बैठेंगे तभी तो चर्चा करेंगे हम लोग इसके बारे में। हमारा पैसा उनको क्यों दे रहे हो, हम तो ये पूछ रहे हैं ना खाली। हम तो ये कह रहे हैं यार, जितना पैसा तुमको टैक्स, अब बैठो ना, आप जूते पे टैक्स कलेक्शन कैलकुलेट करो, मोबाइल पे कलेक्ट चेक करो GST कितना है, जो बिल भरते हो उसमें GST चेक करो, जो चाय पीते हो बाहर बिल बनता है उसका चेक करो, खाना खाते हो उस पर चेक करो, पूरे खर्चे में GST पूरे महीने का एक बार 1 महीना तो हमारे कहने से करके देख लो कि तुमने महीने में कितना GST दिया। रेडी पटरी वालों को भी लग गया ये, सबको टोटल A to Z GST दे रहा है। तो जब इतना सारा टैक्स आपने दे दिया पूरे गांव ने मिल करके, और वो पैसा कैलकुलेट करो, अगर इस पैसे में तो मैं अपना प्राइवेट स्कूल खोल लेता यार, इतने पैसे में तो मैं सारा हेल्थ का खर्चा निकाल लेता। मैं तुमको टैक्स क्यों दे रहा हूं, जब मुझे अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है, प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ रहा है, खुद की मेडिकल बीमा पॉलिसी लेनी पड़ रही है, खुद की गाड़ी का क्लेम पॉलिसी लेनी पड़ रही है, मुझे खुद सारा इंश्योरेंस मुझे खुद करना पड़ रहा है। तो तुमको किस चीज के नाम का दे रहा हूं मैं, सरकार को पैसा क्यों जा रहा है? मैंने अपने लिए दिया था ना, मैंने इसलिए दिया था कि भाई मेरे पास अभी 2 एकड़ जमीन है, इस भाई के पास कोई जमीन नहीं है। मैंने टैक्स इसलिए दिया था, और इन सब ने टैक्स इसलिए दिया था कि तुम ये पैसा इकट्ठा करो, और जिसको अपना इसका बिजनेस छोटा है और मेरा बिजनेस मान लो बड़ा है, तो इसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसको थोड़ी सहायता मिल जाए उस पैसे में से, इसके पास जिसके पास जमीन नहीं है इसके लिए कुछ इसका जीने का रोजगार हो जाए। मैंने सब देश ने इकट्ठा करके ये इसलिए दिया कि समाज के हित में, समाज के लोगों ने ये कहा कि समाज का पैसा एक जगह इकट्ठा हो जाए और जरूरतमंद को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ना कि किसी उद्योगपति के पास जाकर के माफ होता रहे। ये वहां जाके स्टोर करने के लिए थोड़ी दिया है हमने टैक्स तुमको, ये नहीं प्रैक्टिकली। तो ये हम लोगों को बेसिकली इस पे चर्चाएं जब चलेंगी तो हमें पता लगेगा कि यार जब हमको सब अरेंजमेंट करना है तो हम तुमको टैक्स क्यों दे। तो फिर गांव वालों को इस बात पे आना पड़ेगा कि बिना टैक्स प्रणाली कैसे चले। ये बिना टैक्स प्रणाली क्या, अपने काम की कीमत तय कर लो और अगले बंदे से पैसा लो ही मत, सामान लो अगले से। कि तुम क्या करते हो कि मैं तो चना बोता हूं, तो तुम चने दो बस खाली आपको, तुम्हारे काम के बदले ये करेंगे। क्यों? तुम हमको जूते बना के दे दो, तुम हमको ये कर दो। तो बेसिकली क्या है, दिखने में अभी आपको इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, पर जैसे पहले गांव में अगर कोई कुम्हार नहीं होता था तो गांव वाले मिलकर कुम्हार को किसी दूसरे गांव से लाकर बसाया करते थे, उसको जमीन भी दिया करते थे, उसका मकान भी बना कर दिया करते थे, उसे कहा करते कि तू यहाँ रह, क्योंकि उनको पता था कि अगर उनको कुम्हार का सामान, अगर मिट्टी का सामान दूसरे गांव से लाना पड़ा तो सारे गांव का पैसा वेस्ट होएगा रोज आने जाने में। तो बढ़िया कुम्हार को ही यहाँ लाके शिफ्ट कर लो ना, बात ही खत्म। डॉक्टर साहब, जो आज की जनरेशन है, उसको 2 माइक दो जरा। हाँ जी। जो आज की नई जनरेशन है, नई पीढ़ी है, क्या ये इस प्रैक्टिकल में खरा उतरने में संभव हो पाएगी? पहले तो मुंह के नजदीक रखो। हाँ, जो आज की जनरेशन है, तो ये इस चीज में प्रैक्टिकल में खरा उतरने में संभव हो पाएगी? आपको अगर किसी से सर्टिफिकेट लेना है ना तो जनता सरकार मोर्चा में काम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इसकी सक्सेस की गारंटी चाहिए तो नहीं है, मिलेगी अपने को। आप बताओ, इससे अच्छा रास्ता बताओ। मुझे नहीं मालूम कि आज की जनरेशन इसको सुनेगी नहीं सुनेगी, मुझे नहीं पता आज का माहौल इसको अलाउ करेगा कि नहीं करेगा।
मुझे नहीं पता सिस्टम क्या करेगा, मुझे नहीं पता हम कितने दिन काम करेंगे, मुझे नहीं पता, पर इससे अच्छा रास्ता बताओ। कर रहे हैं अभी मेरा खुद का अनुभव है जो इनको अभी ये बताएंगे, अपने बात बता देंगे। मैं रमेश महाराष्ट्र पहले पुणे में रहते थे। हाँ पुणे में 20 साल हमने किया, हाँ सीखने के लिए गए थे, उधर भी रोजगार किया। ठीक है। हाँ तो उसके बाद में जैसे ये पता चला, बहुत है। हाँ हाँ, मुझे पता चलने के बाद में वापिस जड़ों की तरफ मुड़ गए, हाँ गए गाँव। हाँ तो जैसे आपने अभी बात किया कि आप उनसे पैसा मत लो, क्योंकि वो जो उत्पादन करते हैं श्रम देते हैं, हाँ वो ले लो। तो एक्सचेंज सिस्टम शुरू हो गया हमारा भी। हाँ इधर भी मेरे पास 5 लाख लगते थे एक साल में, हाँ। आज वो 5,000 वो थे मुझे एक साल व्यतीत करने के लिए। 5,000 से कम खर्चा है पूरा साल का। हाँ हाँ इतने में पूरा जीवन पूरा जीवन व्यतीत हो रहा है। बिना पैसे के जिंदगी हो सकती है, और मजेदार जिंदगी। मैंने कहता हूँ ज्यादा अच्छा खाओगे, अच्छा, शुद्ध खाओगे, खुश खुश रहेंगे, दोस्ती बनेगी, समाज बनेगा, क्राइम नहीं होगा, नशा नहीं होगा, हंसी ठट्ठा, टाइम है टाइम। ब्याह शादी में जाने के लिए 3 दिन जाना है, 3 दिन चल जाना। नौकरी में तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना हमको। और बेहतर बनते जा रहा है। हाँ ये मतलब ये एक्चुअली ये जहां जहां हो रहा है, अभी तो क्या हो रहा है, अभी तो हम लोग आपको बता रहे हैं कि ऐसे करना है। जैसे ही हमारी टीम बड़ी बनेगी, मैं आपको विजिट करा के लाऊंगा पूरे गांव के। गांव है ऐसे, 1 रुपया खर्चा नहीं होता। आप अपने गांव के 10 नौजवानों को वहां ले जाओ, गीत गा देंगे उधर ही। वो खर्चा करना अपने पास वो खर्चा नहीं है कि गाड़ियों में भर के ले जाएं। ये लोग तो भेज देते हैं नेताओं को वहां गुलाम बनने के लिए विदेश में। हमारे को अच्छी चीज में विजिट करने का जुगाड़ नहीं है। अभी कोई एक्सिस्टिंग में है कोई? अरे बहुत है, बहुत गाँव है। बहुत है गाँव। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं जस्ट एक सप्ताह पहले की बात है, पूरा 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है। हम अभी गए थे झारखंड में गाँव में, वहाँ अभी भी वाटर सिस्टम चल रहा है। हम इस गांव में यूपी में वहां भी अभी नालियां नहीं है। नाली में एक बूंद पानी की नहीं। गांव में कोई पानी की स्टोरेज नहीं है, क्योंकि नलका है, जितना चाहिए उतना निकाल लेते हैं, बात खत्म। जैसे ही वाटर सप्लाई का पानी आएगा, सारे गांव में गंदगी गंदगी, नालियां ही नालियां हो जाएंगी। 24 घंटे पानी चलता रहेगा और अंडरग्राउंड पानी खराब होएगा। उनको कौन सा पता नहीं है कि इससे पानी खराब होता है। मैं बताऊं, एक मच्छर नहीं थी। हाँ नहीं होगा। रुके थे कम से कम 5-7 गाँव में गए, बिल्कुल एक भी मच्छर नहीं थी। कि क्या था भी नहीं होगा। लेडी मच्छर थोड़ी ना कर जाए। मतलब क्या बताए, मतलब कह नहीं सकते हैं। मतलब बिल्कुल उलट था जो दुनिया में। ना गर्मी लगेगी उस गांव में, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आसपास पेड़ होंगे, बहुत सारे खूब पेड़ है, वहाँ भी हवा हवा ठंडी आती है। दोपहर में, आजकल की दोपहर में जाएंगे, तप गए, दिल्ली वाले खत्म मर गए, भीषण गर्मी। वहां जाओगे यूपी में 2 दिन पहले की तो बात है, गर्मी नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसे ही खुले में हमने टेंट लगा रखा था, उसी में बैठे थे गर्मी में। कोई पंखा नहीं, कोई पंखा नहीं, कुछ नहीं, बिना पंखे के खूब हवा चल रही है, बढ़िया। बड़ी जबरदस्त व्यवस्था है कुदरत की। आप कुदरत को खाली तो छोड़ो, वहां रेत गर्म होएगा, हवा ऊपर उठेगी, प्रेशर बनेगा, ठंडी हवा आने का जुगाड़ हो गया, 3 बजते 4 बजते चालू हो जाएगी। पर आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दोगे शहर के चारों तरफ या गाँव के चारों तरफ, फिर कहाँ से हवा आएगी भाई आपको? फिर तो आपको एसी में ही बैठना पड़ेगा ना, फिर तो आपको कसरी में ही अंदर रहना पड़ेगा ना, कबूतर खाने में ही अपने। मतलब ये दिस इज बेसिकली हमारे बुजुर्गों का जबरदस्त साइंस था। तो वो जो आप कह रहे हो बड़ी पीढ़ी का, हमने नहीं किसी पीढ़ी का ठेका ले रखा। हम तो ये कह रहे हैं हमारे पास 2 रास्ते हैं कि जो गंदगी और जो बर्बादी हो रही है अपने बच्चों की जिंदगी को देख करके, ये होने दें या कुछ थोड़ा बहुत करें जो कर सकते हैं। सिंपल, बट प्रयास ईमानदारी से, उसमें मतलब ये झोल ना हो कि हमको इससे ये करना है। तो कुछ लोग कहते हैं यार ऐसे लोग सुनते नहीं है, ना सुने, लेकिन यही रास्ता ठीक है, इससे ठीक रास्ता बताओ। तुम्हें शॉर्टकट चाहिए, तुम चाहो उस रास्ते शॉर्टकट। वो कह रहे एक मुद्दे को लेके चलो तो ज्यादा कामयाबी मिलेगी। हमें ज्यादा कामयाबी नहीं चाहिए, हमको तो थोड़ी कामयाबी चाहिए। इस रास्ते से बोलोगे, वैक्सीन पर बोलोगे, इस पर बोलोगे, रुपए पर बोलोगे, कर्जे पर बोलोगे तो जेल मिलेगी। हमें जेल ही चाहिए। अब बताओ, हमको मरना ही है। अब बताओ, नहीं करना राज, हमको नहीं जाना राजनीति में, बताओ हमको मरना है। अब बताओ, जिनको डर लगता है वो उन मुद्दों पे बोल लो, उन मुद्दों पे बोलने वालों के साथ चले जाओ। हमारे साथ तो वही आओ जिसकी बेइज्जती भी खूब होनी है, जिसको गालियां भी खूब पड़नी है। क्योंकि कल को एक मुंह से सिर्फ 2 शब्द लगने हैं, क्या कर लिया तुमने, क्या बिगाड़ लिया तुमने, हासिल क्या हुआ, इतने दिनों से बोल रहे हैं। अरे हासिल करने निकले ही नहीं हम।
हमने लूट क्या लिया ये बताओ, किसी से धोखा दिया हो, धोखा दिया हो, किसी को चीट करके कुछ कहा हो, हमने कोई झूठा प्रॉमिस किया हो, कुछ भी नहीं। वो भाई कह रहा है, कल वो मीटिंग में वहां वो पंचायत में बोल रहा था कि वादा किया था। एक आदमी बता दे वादा किया था कि भाई मैं गारंटी लेता हूं या मैं ठेकेदार हूं या मैं ऐसे कर रहा हूं, बताओ कभी किया हो? सब कुछ ऑनलाइन पड़ा है, जितनी बात बोली है सारी ऑनलाइन बोली है। हरामी मतलब इतने कुत्ते के बीज है साले कि मैनिपुलेट करते हैं बातों को सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आदमी उनका फोन नहीं उठाता, बस इसलिए क्योंकि उनकी सुनता नहीं बकवास। फोन उठा करके आधा घंटा बात करके मैंने ये जो कल वो स्टेज पर जिसको मैंने बोला था इन पे भरोसा नहीं है, हाँ, उसमें से एक आदमी का फोन आया मेरे पास पहली बार। उसने पता नहीं किससे अपनी टीम वालों से पर्सनल नंबर लेके कॉल कर लिया। वो कॉल कर लिया तो मैंने भी सबसे पहले उससे पूछा कि नंबर किसने दिया, पहले ये बता। बोला क्यों, कोई दिक्कत है पर्सनल नंबर से? मैंने कहा पर्सनल नंबर पर बात करने का मतलब है कि मैं आपको भी अच्छे से समझता हूं और आप मुझे अच्छे से समझते हो। आपको भी पता है कि मुझसे कितनी बात करनी है और मुझे भी पता है आपसे कितनी बात करनी है। हमारे इस मिशन में हम दोनों एक दूसरे का कैसे सहयोग कर सकते हैं, ये बात करने के लिए मैं फोन यूज करता हूँ। वैसे चैटिंग करनी हो तो जब मीटिंग करने के लिए घर में बैठे हो वहां आ जाओ, चैटिंग करते रहो, बैठे रहो। अभी कल वहां थे अपन धर्मशाला में, दिन में बैठे थे, पूरा दिन बैठे रहे हम, पूरा दिन जितने जब तक बत्ते मारने थक गए बैठे बैठे, फोटो भी हो गए, सब हो गया। आप बताओ, अब चलता हूँ, अब चलते हैं। हमको क्या करना है वही जाके जल्दी, हमको नहीं शो करना कुछ वीआईपी कल्चर या इस टाइप की चीजों में नहीं पढ़ना है। बात करनी है आ जाओ, मिलना है आ जाओ, और जो चैटिंग करनी है आ जाओ। मेरे से ही क्यों करनी है? तुम्हें साबित करना है कि मेरे को बता के कि मेरे पास सोल्यूशन है और मैं ये चाहता हूं और मेरे ये विचार हैं। तुम्हारे जो विचार हैं, तुम्हारे जो सहयोग है, अपने कर लो, हमें दिखेगा। यार तुमसे मांगने आएंगे तुम्हारे पास, इसमें दिक्कत क्या है? तो मैंने उसको बोला तुमसे जो आधा पौना घंटा बात हुई है ना, इसका रिजल्ट 0 है और आज के बाद फोन मत कर देना, गलती से भी फोन कर देना, नहीं तो ब्लॉक कर दूंगा अगले फोन आते ही। अब उस दिन से नाराज है अगला। किसी मीटिंग में नहीं आना, पता ही नहीं है कौन साथ जुड़ा हुआ है। जैसे इतना मेहनत करने वाले आदमी को ये लोग बोल देते तू कौन? अबे तू आया कल भाई। तो इसलिए बोलना पड़ता है कि भाई ठीक है, तुमको समाज का स्ट्रक्चर है, समाज के स्ट्रक्चर में सबका बराबर सम्मान है, लेकिन मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं या मैं जो चीज सोच रहा हूं, अगर आप वैसा नहीं सोच रहे हो तो हम साथ नहीं चल सकते। तो इसमें सिरदर्दी क्या है भाई? अलग होके कर लो। तुमको हमारे नाम से क्यों चिढ़ हो रही है? हम किसी चीज का नाम लेते हैं उससे क्यों चिढ़ हो रही है? तुमको हमारा नाम कंट्रोल करना है। तुमको देखना है कि ये जनता सरकार मोर्चा का नाम ले कि ना ले, और ये ले सकता है कि नहीं ले सकता है। जनता सरकार मोर्चा के लोगों तक जनता सरकार मोर्चा का विजन जो दिया, उसके लिए जनता सरकार मोर्चा मतलब कौन है? हम ही तो है सारे के सारे जो काम, सिर्फ काम करने वाला मोर्चा है, बिना काम करने वाला कोई मोर्चा नहीं है। एक सिंपल सी बात बताओ, किसी आदमी ने कह दिया किसी दिन ग्रुप में डाल दिया कि मैं स्वास्थ्य कारणों से या किसी दूसरे कारणों से मैं नहीं आ सकता, या मैं अभी मैं मोर्चे की गतिविधियों से बाहर रहूंगा, वो दोबारा आकर के बोले कि मैं मोर्चा हूँ। हाँ बिल्कुल, तब तक तो बाहर है। जब कार्यकारिणी भंग हो गई तो मोर्चा कहाँ से था? बिल्कुल, वो सारा मतलब वो कि ठीक है अभी गंद फैल रहा है, अभी देवेंद्र के ऊपर सारा थोप दो जी। अब ये कंट्रोल में, अभी चुप रहेगा, अभी हम अपने हिसाब से करें। थोड़ी होता है यार। जो सही बात है उसके लिए दरवाजे खुले हैं। हमें नाम नहीं चाहिए, हमें काम से मतलब है यार, हमको कोई मतलब। लेकिन उन लोगों को इतना समझ देना जरूरी है कि भाई साहब, हम लोगों को किसी पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ जाकर बिकना नहीं है। हम लोग मशाल लिए हुए लोग हैं, गांवों को रास्ता दिखाएंगे। हमको समाज में ये स्थापित नहीं होने देना कि सब चोर हैं। जी जी। अगर मान लो मैं गलत निकला हूं आने वाले टाइम में और साबित ही हो जाऊं, मान लो मैं गलत नहीं था लेकिन साबित हो गया, तो इस पूरी टीम में से कोई एक निकल जाना मतलब सिर्फ समाज में ये संदेश देने से है कि सारे चोर नहीं होते, है कि नहीं ना? मान लो और कोई हो जाए इस टाइम से, कोई तो निकले। ऐसे नहीं है कि फिर वही राजू भाई वाली बात है कि ये धरती जो है ना, ये निकुती नहीं हो सकती, कोई ना कोई माँ का पुत निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो चिट्ठी है, ये राष्ट्रपति के नाम पे हमने चिट्ठी लिखी।
इस चिट्ठी का सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि हम गांवों तक अपना लिटरेचर और अपनी मंशा बताने में कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षा में से ही स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती, धर्म सब वहीं से निकलेगा। इस पे बैठ के बात करने के लिए माँ बाप तैयार होना आसान है। खेती सबको नहीं करनी, राजनीति में सबको नहीं जाना, ठीक है ना, न्याय से पंगा सबको नहीं लेना पुलिस वालों से, धर्म पे फालतू चर्चा। हमारे यहाँ तो नॉर्थ में तो जाट जुट तो करते नहीं है फालतू, तो अपना दादा खेड़ा और माता ही पूजते हैं। अब नए बड़े हुए हैं थोड़े से हिंदू, नहीं तो सारे आदमी थे। इधर तो सब आदमी थे। स्वास्थ्य की समस्या भी सबके लिए नहीं है, स्वास्थ्य की भी सबके लिए नहीं है, लेकिन शिक्षा ये इसमें एक घर नहीं बचेगा जो आपका समर्थन नहीं करता। विपक्षी पार्टी वाला भी कहेगा यार काम तो ठीक कर रहे हैं, विरोध कैसे करूं। बस इतना करेगा, भाई काम तुम बढ़िया करो, पर फेसबुक पे शेयर लाइक नहीं कर सकता, क्योंकि पार्टी कमान से हाईकमान से। मेरे साथ हुआ था 2014 में सरकार बनी, सरकार के खिलाफ लिखता होता था, खूब लिखता होता था। तो 2017 में सरकार बनने के 3 साल तक मैं पूरा मशहूर था कि मैंने खट्टर साहब की लेलम पेल बना रखी थी, क्योंकि जब इलेक्शन मैनेजमेंट का काम देख लिया कि अब जनता के लिए करना है, अब अपने लिए भी नहीं करना, पार्टियों के लिए भी नहीं करना, पैसे के लिए भी नहीं करना, अब सिर्फ समाज को जगाने के लिए करना है कि राजनीति ऐसे होती है। अब सिखाएंगे जनता को राजनीति, नेताओं को राजनीति खूब सिखा लें। नेता बनाने का स्कूल खोल लें तो भैया गारंटी अगर ले लें, मतलब अब तो क्या बीत चुकी है बात, कागज भी नहीं थे, हमने तो कैश में लिया था सारा पैसा। पंजाब में जब हमने इलेक्शन लड़ा था ना, एक कैंडिडेट का 2 करोड़ रुपया लिया था चुनाव लड़वाने का, ये रेट था हमारा। तो हमारे कितने सारे एमएलए ऐसे हैं, कुछ जीते हुए कुछ हारे हुए एक्स एमएलए जो बाद में भी बन गए, वो अब तुम में से कुछ लोग, तो जिसकी पेमेंट किसी की 1 करोड़ 20 लाख आई हुई थी, तो उसका 80 लाख रुपया अभी भी पेंडिंग पड़ा है। गए लेने के लिए, साहब पैसे हमारा नहीं देने हैं ना, जांच छोड़ दिए। मौज कर रहे होगा, और पता तो देने वाला तो अब ये है नहीं, क्योंकि अब तो एमएलए बन गया ही है। अच्छा, जो हार गए उससे मांगने लायक हम नहीं बचे। जो पेंडिंग पेमेंट दी ना, वो सारी खा गए वो लोग ना। तो बहुत सारा पैसा, मतलब इतना अंधाधुंध 20-20 करोड़ रुपया खर्च होता है, बोरियां भर के गरीब इलाके में। जो उन गरीबों का ठेकेदार होता है एकादा, उसके घर में बोरी ऐसे खाली की जाती है, टिकाई जाती है कि बोल कितना पैसा चाहिए तुझे। वो बोलता है इतना पैसा चाहिए, इतनी दारू की पेटी चाहिए, इतना ये चाहिए, ये वोट कन्फर्म। और चाहे अपने एजेंट को बुला के खुद अपने हाथ से वोट डलवा लेना। ये लाइन होती है जो गाँव में जाता है ना, ये लाइन होती है कि अपने हाथ से डलवा लेना, कोई दिक्कत नहीं। वो इतनी वोटों की गारंटी देता है, वो इस पार्टी को भी बेचता है, वो उस पार्टी को भी बेचता है, और वो उस पार्टी को, तो सबको बेचता है, उस गरीब को। ठीक है ना, ये ठेकेदारों का हाल है राजनीति का। तो गांव को जाके बताएंगे नहीं तो कैसे चलेगा। और मेरे से ऑथेंटिक कौन है, आ जा, जॉनसन ने आना है, खट्टर ने आना है, आजा बताऊंगा तेरे को अब किसको कितने पैसे दिए थे तुम। ठीक है ना भाई, ठीक है, किसी के ऊपर व्यक्तिगत लगाने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा होता है और हम उसका हिस्सा रहे, और हमें बिल्कुल दुख नहीं, क्योंकि पता होते हुए कि हम नुकसान कर रहे हैं फिर भी करें, फिर गलती होती है। हमने सीखने के लिए, देखने के लिए और समझने के लिए ये देखा था कि ये करते कैसे हैं, कांग्रेस कैसे करती है, बीजेपी कैसे करती है, एनएलडी कैसे करती है, जेजेपी कैसे करती है, ये कैसे करते हैं, आम आदमी पार्टी कैसे किया, वो सब देखा हमने पूरा खेल। क्रांतियां कैसे होती हैं, आंदोलन कैसे होते हैं, नेता कैसे बनते हैं, कैसे पार्टियों में संगठन बनते हैं, कैसे राजनीति होती है, कैसे संगठन में प्रधान बनाया जाता है, कैसे चुनाव होते हैं, कैसे चमचागिरी होती है, कैसे सब, ये सब देख करके तब लगे। ये हमारा तो कोई मतलब इच्छा और वो नहीं है कि ये सब करना हमारी मतलब वो है कि हमें इससे कुछ निकालना है। भाई एक एमएलए और एमपी का इलेक्शन जीतने की पोजीशन में आज के टाइम पे तो हम हैं ऑलरेडी, कोई टेंशन ही नहीं है। एक एमएलए का इलेक्शन जीतने के लिए 20 डेडिकेटेड लोग चाहिए। 20 तो अपने पास एसटीएल ही है, 30 तो 24 घंटे रह सकते हैं 6 महीने के लिए। तो इसलिए क्या है कि हमारा जो मकसद है, अगर वो हमें क्लियर है, हमारा मकसद में एक चीज क्लियर रखनी है कि हमको रिजल्ट
पर फोकस नहीं करना है, हमको रास्ते पर फोकस करना है। भाई इसके अलावा आप रास्ता बताओ या तो जो आदमी ये कहे कि ये नहीं हो सकता, भाई आपको तो गांव में बात करने के लिए जाओगे ना, तो गांव में उस आदमी से ये बोलो कि जो नहीं हो सकता वो क्यों नहीं हो सकता, ये बताओ। रुकावट को दूर करने के लिए कितने लोग चाहिए और क्या चाहिए, क्या वो गांव के पास नहीं है, और जो चाहिए उसको लाने में रुकावट क्या है, करते हैं मिलकर। मतलब भाई बात तो करो यार, क्यों नहीं हो सकता बताओ, रीजन दो। ये नहीं हो सकता, ये रीजन है ना, ये रीजन हटा दो तो हो सकता है। क्यों जी हो सकता है तो करना है, करने के लिए क्या क्या चाहिए वो बताओ। ये चाहिए तो ले आओ, उसको हटाने में और उसको लाने में रुकावट क्या है। ना होने के कारणों को हटाना है और होने की चीजों को लाना है, इसके लिए ही समझाना है। ये तो शेर बन गया। जो चीजें वहां से हो रही है वो यहाँ से करना है, वो यहाँ से करना तो है। हाँ? अभी तक की व्यवस्था से देख लिया वो लोग नहीं करेंगे, अभी तक की व्यवस्था से देख लिया कि हम भी नहीं करेंगे। भाई उसी व्यवस्था से देखा हमने ये देखा कि जब वो इतने बड़े ताकतवर होके सरकार नहीं कर पा रही है तो हम भी नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात है ना, क्योंकि 24 ही घंटे आज है, 24 ही घंटे तब रहेंगे। तो पावर तुम कह रहे हो कि हमारे पास पावर होनी चाहिए, तो हम ऐसे व्यक्ति के पास ले लेते ना जिसके पास पावर हो ही ना, उसी को बिठा देते हैं कुर्सी पर, पावर हम ही रख लेते हैं अपने पास ही। जनता अपने नौकर को एमएलए बनाए ना, जो तैयारी हो हमारा बैल बनने को, जो हमारा नौकर बनने को तैयार हो उसको बनाएंगे ना। जो 9 से 5 की नौकरी है तेरी, एमएलए को ये बोलेंगे 9 से 5 की नौकरी है, 9 से 5 दफ्तर से बाहर नहीं जाएगा। धोती वाला आदमी आएगा तो खड़ा होकर सलूट मारना पड़ेगा, ताऊ राम राम।